गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जो यूनिट करने जा रहे हैं वो है यूनिट 5। इसमें है मैंने बच्चों को कुछ काम दिया था। इसमें 3 पॉइंट्स हैं एक्चुअली यूनिट 5 में। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका नीड फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स। सेकेंड पॉइंट था इसका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, जिसे हम CCE भी बोलते हैं, इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ये पॉइंट 3 था। तो मैंने इसमें बच्चों को कुछ काम दिया था, जैसे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है महत्व का वर्णन कीजिए, और समावेशी शिक्षा में स्कूल के शिक्षकों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां बताइए। तो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 इसमें मैंने ये इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस दे दिए थे। और एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, एक समावेशी सेटिंग में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कैसे लागू किया जाता है बताइए। तो ये जो यूनिट 4 था इसका पॉइंट 2 एंड 3 मैंने क्वेश्चंस दे के ही कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनको आता है इस बारे में ना, वो करेंगे कुछ काम ना, क्योंकि कोरोना था और उनके एग्ज़ाम आने वाले थे। तो और मेरी नई ज्वाइनिंग हुई थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो सारा सिलेबस मुझे ही कंप्लीट कराना था। तो मैं इतना ज़्यादा लिख नहीं पाई 2-3 महीनों में, क्योंकि मेरे पास और भी सब्जेक्ट्स थे। इस वजह से मैंने उन्हें थोड़ा काम दिया था। तो इसी का पॉइंट है एक और, पॉइंट 2 है ये, सॉरी पॉइंट फर्स्ट। अभी पॉइंट सेकंड और थर्ड तो मैंने क्वेश्चन आंसर दे दिए थे। अब हम पॉइंट फर्स्ट जो है इसका, वेरियस टीचिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, ये मैंने खुद लिखा था। तो मैं आज इसको बता देती हूँ आपको कि समावेशी कक्षा के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब इसमें सबसे पहले समावेशी शिक्षण रणनीतियाँ हेडिंग आएगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती है जो हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, और उससे हमारे मतलब उसमें हम मतलब प्रीवियस कैसे लेना है हमारा नॉलेज, और आगे कैसे उनको सिखाना है और किस तरीके से सिखाना है कि बच्चों को समझ में आए, क्योंकि हर क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। और जब हम इंक्लूसिव की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर जो नॉर्मल क्लास होती है उसमें तो होते ही हैं बहुत सारे सब अलग अलग नेचर के बच्चे, स्लो लर्नर भी होते हैं, एक्सेप्शनल भी होते हैं, और मतलब कैची जो जल्दी से कैच कर लेते हैं चीज़ों को वो भी होते हैं। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, नॉटी भी होते हैं। और जब हम समावेशी की बात करते हैं तो इसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल होते हैं। तो हमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती है कि सारे बच्चों को 45 मिनट्स का जो हमारा टाइम पीरियड हमें मिलता है क्लास में पढ़ाने के लिए, उतने में समझ में आ जाए। जो ये शिक्षण रणनीतियाँ होती हैं ये पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको सीखने का माहौल देती है, और सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक साथ सीखते हैं। अब इसके लाभ क्या होते हैं, समावेशी शिक्षण रणनीतियों के लाभ। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि आप विभिन्न प्रकार के छात्रों के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। सेकेंड है, आप उन सभी मुद्दों के लिए तैयार रहते हैं जो विवादास्पद सामग्री पर चर्चा के दौरान उत्पन्न होती है। अब जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो होता है ना, एक बच्चा कुछ बच्चा दूसरे बच्चे को बोल दे, या कुछ कुछ भी हो जा सकता है, कुछ भी ना, तो हम उसके लिए हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं। थर्ड है, छात्र उन पाठ्यक्रम सामग्री से जुड़ते हैं जो उनके लिए प्रासंगिक है। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं अब जो करिकुलम है क्लास के लिए, तो वो हम बच्चों को समझाते हैं, तभी वो बच्चे उस करिकुलम से जुड़ पाते हैं कि नहीं हमें इस क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। फोर्थ पॉइंट है, छात्र कक्षा के वातावरण में अपने विचारों एवं प्रश्नों को आवाज़ देने में सहज महसूस करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं, हर हर जो स्टूडेंट होगा, अगर वो शाई नेचर का है या मतलब बोलने वाला है, टॉकेटिव है, तो वो अपने अपने जो उसके भी थॉट्स आएंगे, उसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, उसकी क्वेरीज आएंगी, वो मतलब इजी महसूस करेंगे इस अगर हम इस तरह का अच्छा सा वातावरण बच्चों को देते हैं तो। फिफ्थ पॉइंट है, छात्रों को उनके सीखने की शैलियों, क्षमताओं और पृष्ठभूमि का समर्थन करने वाली गतिविधियों के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम में सफलता की संभावना रहती है। अब हर एक छात्र अपने अपने उसका तरीका है चीज़ों को सीखने का, उसकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ है, उसका अपना बैकग्राउंड है, तो वो कैसे सीख रहा है वो, अगर हम उनको अलग अलग गतिविधियों से एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं तो बच्चा जो है वो अच्छे से सीखेगा और हमारा जो करिकुलम है वो सक्सेसफुल होगा। इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है, समग्र पाठ्यक्रम में विविधता को शामिल करें। अब ये जो हमारा पूरा पाठ्यक्रम होता है, अगर हम इसमें अलग अलग चीज़ों को शामिल करते हैं, वैरायटीज़ को,
तो उसमें हमें सफलता के चांसेस और होते हैं। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, 10 पॉइंट्स हैं, तो इसमें देखते हैं। मुख्य नियमों का उपयोग करके एक सुरक्षित सीखने का माहौल बनाने के बारे में इरादा रखें, मतलब कि सोचें ऐसा ना कि आपको ऐसा बनाना है। सेकंड पॉइंट है, अपने छात्र के साथ जुड़ने एवं सीखने में निपुण बने, मतलब अगर छात्र हमारे साथ जुड़ रहा है तो हमें भी छात्रों के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, विभिन्न शिक्षण रणनीतियों गतिविधियों का उपयोग करना है हमें, जो छात्रों की आवश्यकताओं को विविध शिक्षण शैलियों, क्षमताओं, पृष्ठभूमि और अनुभवों के साथ समायोजित करेंगे। अब हमें डिफरेंट रणनीतियाँ बनानी है, एक्टिविटीज़ करानी बच्चों से ना, जो उनकी नीड को पूरा कर सकें। फोर्थ है, सुलभ कक्षाओं को बनाने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हमें जो हमारी क्लासेस होती हैं, अब हमें सब बच्चों के लिए सुलभ करनी है, वो मतलब हर तरह के बच्चे के लिए, तो हमें बहुत सारे डिज़ाइंस हमें उसमें यूज़ करने पड़ेंगे कि कैसे, जो सीटिंग अरेंजमेंट हो या जैसा भी हो ना, मतलब ब्लैक बोर्ड हो, विजुअलिटी हो उसकी, कि बच्चे देख सके, सुन सके, क्योंकि उसमें हमारी क्लास में बहुत सारी तरह के बच्चे आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने क्लास को डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, छात्रों को उनके ज्ञान का प्रदर्शन करने के तरीकों में लचीलापन प्रदान करें। अब हर एक जो स्टूडेंट है वो अलग तरह से सीखता है, तो हमें उनके साथ जैसे वो सीख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हमें देनी पड़ेगी। सिक्स्थ नंबर का पॉइंट है, छात्रों को मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण करने के बारे में स्पष्ट रहें और चिट्ठे प्रदान करें। अब जो हम उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं या उनको श्रेणीकरण, मतलब कि सीरियल वाइज लगा रहे हैं हम उनको ना, तो उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है। अनाम फीडबैक के लिए कक्षा में इंडेक्स कार्ड पास करें। अब सपोज अगर हमें कोई फीडबैक चाहिए अपनी क्लास से ना, तो हमें सिंपल सा ना, बच्चे उसमें नाम ना लिखें और उसमें अपना फीडबैक लिखते रहें कि क्लास में कैसा लग रहा है उनको ना। एक गुणवत्ता सर्वेक्षण का संचालन करें। अब एक हमें ऑब्जर्वेशन करना है और वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। 9 पॉइंट है, अगली कक्षा में अपने निष्कर्षों पर चर्चा करें। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, जो हमने प्रीवियस हमारे जो कंक्लूजन निकला होगा, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपने नेक्स्ट क्लास जो होगी। जैसे सपोज आज पढ़ाया, अगर हम कल पढ़ाएंगे तो हम लास्ट वाले दिन के बारे में बात करेंगे। 10 नंबर का पॉइंट है, प्रतिक्रिया के संबंध में आपके द्वारा किए गए परिवर्तनों को साझा करें। अब जो हमें उनका रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का ना, और जो चेंजेस हमने किए हैं उसके बारे में हमें अपने टीचर्स के साथ बात करनी चाहिए कि और हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। प्रिंसिपल के साथ बात करनी चाहिए कि मतलब और हमें क्या क्या इसमें अगर परिवर्तन चेंजेस नीडेड हैं तो हमें कौन कौन से और चेंजेस हम कर सकते हैं। अब है समावेश के, नेक्स्ट हेडिंग आएगी, समावेश के अनुभवों को पुरस्कार विजेता कक्ष के रूप में बदलने के लिए कुछ व्यवहारिक रणनीतियाँ। अब यह है कि जो समावेश हमने किया है उसका जो एक्सपीरियंस मिला है उसको हम पुरस्कार विजेता कक्ष के रूप में बदलेंगे। वो कैसे बदलेंगे और उसके लिए क्या क्या रणनीतियाँ होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका फर्स्ट है हेडिंग इसमें, श्योर फायर इंक्लूजन स्ट्रेटजीज़। इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा पूर्व ज्ञान स्थापित करना है। सेकंड पॉइंट आएगा संरक्षित योजनाओं के साथ पूर्व योजना पाठ बनाएं, लेकिन प्री पोस्ट टेस्ट के लिए भी अनुमति दें। गाइस मैं उठ के थोड़ा चली गई थी, कोई आ गया था इसलिए। तो अभी हम बात करते हैं श्योर फायर इंक्लूजन स्ट्रेटजीज़ के बारे में। इसमें हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है पूर्व ज्ञान स्थापित करना होगा हमें। सेकंड है कि जो हमने योजनाएं बनाई हैं और जो हमने पाठ योजना बनाई है एक्चुअली, उसमें जो हमने प्री और पोस्ट टेस्ट के बारे में अगर हमने कुछ रखा है उसमें कि उनके टेस्ट लेने हैं या जो भी है, तो उसके बारे में भी हमें उनको अनुमति देनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है असतत कार्य विश्लेषण का उपयोग करके सरल से जटिल तक आगे बढ़ें। मतलब हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाना है। ये मतलब हमें ये रणनीति रखनी है कि सिंपल चीज़ें सिखानी है, उसके बाद धीरे 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 करके हार्ड करते जाना है, ठीक है।
और उसमें लिखा है जो सीखने को उसके भागों में तोड़ देता है। जैसे आपने गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट में पढ़ा होगा आपने, तो उसमें ये देखा होगा आपने कि हम ना छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ के पढ़ाते हैं। जो हमारे ये यूनिट वाइज होता है, जैसे एक सपोज एक चैप्टर लिया है, उसमें हमने यूनिट्स ली है, तो उसको भी एक तोड़ के हम सीखते हैं। अब छोटे बच्चों को भी जब सिखाया जाता है तो कोई चीज़, अगर हम उन्हें एप्पल की स्पेलिंग सिखाएं तो हम ए फिर पी, पहले तो हमें अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, फिर उसको ए पी 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 एल एल ई करके सिखाएंगे, ऐसे करके ना। तो जो टुकड़ों से तोड़ के जो एक कंप्लीट बनता है, उस टाइप से इसको हम गेस्टॉल्ट भी साइकोलॉजी में आता है। ये हमने उन्हीं से लिया है कि टुकड़ों को में तोड़ के हमें मतलब पार्ट्स को, जो एलिमेंट्स हैं उनको मतलब स्मॉल स्मॉल मतलब चीज़ों में बना के ना एक कंप्लीट चीज़ बनानी पड़ती है। तो फोर्थ पॉइंट है कदम दर कदम दृष्टिकोण का उपयोग करें। मतलब हमें थोड़ा थोड़ा चलना है आगे, छोटे छोटे खंडों में पढ़ाएं अभ्यास और दोहराव के साथ। अब इसमें ये ना सेम चीज़ कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ाना है और उसी को रिपीट करना पड़ेगा हमें ना। एक्सरसाइज जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रिपीट करेंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। रिपीटेशन होना ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है ठोस उदाहरणों के साथ अमूर्त अवधारणाओं को फिर से लागू करें। अब ये है कि जो अमूर्त अवधारणाएं होती हैं, जिन्हें जो एब्स्ट्रैक्ट्स होती हैं, ये अजम्पशंस होते हैं, तो उनको कोई देख तो सकता नहीं है, तो इसलिए हमें उनको ना उदाहरण देके उनको बच्चों को समझाना है। सिक्स्थ है संवेदी तत्वों को शामिल करें, जैसे दृश्य, श्रव्य एवं मोटर, ऑडियो विजुअल एंड साइको, ये जो साइकोमोटर एबिलिटी होती है हमारी ना, वो। सेवन पॉइंट है संभावित आवासों एवं संशोधनों के बारे में सोचें जिनकी आवश्यकता हो सकती है। अब जो होता है ये, जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम देखेंगे कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में सोच के रखना पड़ेगा। अब 8 पॉइंट है नकारात्मक से पहले सकारात्मक है। मतलब कि हमें नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव आप थिंकिंग रखें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जब आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत ही चाहिए। मीन्स वो नेगेटिव आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव ही रहना है, हर चीज़ का पॉजिटिवली सॉल्यूशन निकालना है आपको। 9 पॉइंट है आत्मसम्मान के निर्माण के लिए सफलता के अवसर प्रदान करना। आप कोई बच्चा इस इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है तो उसको भी आप उसका आत्मसम्मान उसको सिखाएं कि उसको अपना आत्म सम्मान बढ़ाना है, सेल्फ एस्टीम जिसे हम बोलते हैं। 10th है बच्चों पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि किसी सिंड्रोम पर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान हमें बच्चों पर ही देना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या क्या सीख रहे हैं, हमें उनको ऑब्जर्व भी करना है। शिक्षकों एवं साथियों दोनों के साथ मॉडलिंग का उपयोग करें। अब जो हमारे शिक्षक होंगे साथ के पढ़ाने वाले, और जो हमारे साथ सपोर्टिव होंगे, जो वॉल्टियर्स होते हैं, अगर वो हैं हमारे साथ या असिस्टेंट हैं, तो हमें उनके साथ भी उनको एक एज अ मॉडल हम उनको दिखा सकते हैं बना के ना। 12 नंबर का पॉइंट है कई प्रकार के निर्देश एवं मूल्यांकन के साथ विभिन्न प्रकार के निर्देश एवं आंकलन करना है हमें कि 13 पॉइंट है, मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, 17 है टोटल। 13 है बच्चों के जीवन को रुचि की सूचियों से संबंधित करें, मतलब उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है हमें। 14 है 3 R's यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक के अलावा छात्रों को उचित स्वच्छता, सामाजिक कौशल, दूसरों का सम्मान करने, प्रभावी ढंग से सुनने या पढ़ने के निर्देशों के लिए मूल बातें याद रखें। तो हमें बच्चों को ये सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक ही नहीं पढ़ाना, उनको बताना है कि अपने आप की क्लीनिंग कैसे करनी है, हमारे को कैसे जो हमारे सोशल स्किल्स होती हैं उसको कैसे डेवलप करना है, अपने साथ के लोगों के साथ कैसे बात करनी है, दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है और हमें कैसे ध्यान से सुनना है, ये चीज़ें हमें बच्चों को बतानी है। 15th पॉइंट है एक सुखद कक्षा वातावरण स्थापित करना है जो छात्रों को सक्रिय होकर सीखने एवं प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। 16th है छात्रों के स्तर और प्रगति के बारे में आत्म जागरूकता बढ़ाना, सेल्फ अवेयरनेस जिसे बोलते हैं हम। 17th है छात्रों, परिवारों एवं सहकर्मियों के साथ मुस्कुराते हुए संवाद करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे कि हमें जो भी बच्चे हैं उनसे हमें प्यार से बात करनी है, क्योंकि हम प्यार देंगे तो ऑब्वियसली प्यार मिलेगा हमें। तो और उनके जो पेरेंट्स आते हैं और जो हमारे साथ के लोग हैं, हमें सबके साथ एक मिलनसार तरीके से रहना चाहिए। मतलब आप रहते होंगे ऐसे
अब नेक्स्ट हेडिंग है विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों के साथ काम करने की रणनीतियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए। तो मैं आपको इसमें ना सिर्फ हेडिंग्स बताने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा देखने में, ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमें जो विशेष छात्रों वाले बच्चे होते हैं आवश्यकता वाले, उनके साथ हमें कैसे रणनीति बनानी है। तो सबसे पहले तो बैठने की व्यवस्था पर सावधानीपूर्वक विचार करना है हमें कि वो कहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। सेकंड है प्रोजेक्ट चेकलिस्ट का प्रयोग करना है कि मतलब जो भी हम बना रहे हैं कुछ कारण तो हमें उसके लिए पॉइंट्स बनाने हैं और वो चेकलिस्ट इसलिए बनानी है कि वो सारे कार्यक्रम जो हमने लिस्ट बनाई है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है गाइस। थर्ड पॉइंट है प्रारंभिक व्यवहारिक संकेत स्थापित करें। जब हम छात्रों के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ एक रेपो इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि स्टार्ट के लिए ग्रीन सिग्नल उन्होंने बोला है, जैसे ना रेपो स्टार्ट करने उस मतलब इस्टेब्लिश करने के बाद हम छात्रों को बताएंगे कि जैसे अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ तो मैं ग्रीन सिग्नल दूंगी, या फिर स्टॉप करना है तो मैं रेड या फिर कोई रंग का कार्ड ले सकते हैं हम। ऐसा मैंने एक एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट है वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण के लिए विकल्प दें। फिफ्थ हेडिंग है वैकल्पिक परीक्षण विकल्प प्रदान करें। सिक्स पॉइंट है संगठनात्मक उपकरण प्रदान करें। ये लास्ट पॉइंट था 6 पॉइंट। तो यहाँ पर जो है यूनिट 5 का पॉइंट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है गाइस, ओके। और मैं आपको अगर आपके पास वो जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बोले थे पॉइंट 2 और 3 का ना नहीं होंगे तो मैं लिख के दूंगी। वैसे तो मैं लिख के दूंगी आपको, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। जो मेरे पास एक्चुअली नोट्स है ना फ़िलहाल मैं उनको डालने वाली हूँ पहले, बट मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस को हिंदी में लिख के वीडियो में बना के डाल दूँगी। जितने भी हैं क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें जो बच्चों को मैंने दिए थे उसके भी डाल दूँगी मैं। जैसे कि इसमें इसी वाली वीडियो में जैसे था 3 क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। समावेशी शिक्षा में स्कूल के शिक्षकों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारी बताइए। एक समावेशी सेटिंग में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कैसे लागू किया जाता है बताइए। तो ये जो जैसे इस वीडियो में 3 क्वेश्चन थे तो ये तीनों क्वेश्चन भी जब मैं कर लूँगी तो मैं इन तीनों की भी वीडियो डाल दूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।